दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। शीतला सस्य श्यामला मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकित। इतनी भी तारीफ करता है कोई? ये तारीफ थी या कमेंट था, आई डोंट नो। तो प्यारे बच्चों, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पिछले 1.5 घंटे से बैठे हैं ना, एक पूरी ऊर्जा के साथ हम भारत माता का आशीर्वाद लेके उनको प्रणाम करके अपनी बात शुरू करेंगे। दोनों हाथ मुट्ठी बंद, एक संकल्प के साथ कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे और 2047 से पहले बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बैठ जाइए। ऊर्जा प्रवाहित हो गई होगी भारत माता के नाम से, तो पाकिस्तान में भी ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की ढेरों ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आज से विक्रमी संवत 2083 शुरू हो रहा है और हम भारत माता को प्रणाम करते हुए ये उम्मीद करेंगे कि जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस संकल्प के साथ भारत विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर है, वो सपना बहुत जल्द पूरा। आज से शक्ति को समर्पित 9 दिन के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और जैसा कि भारत में नारी सदा ही शक्ति का प्रतीक रही है, तो हम हमारी बेटियों को प्रणाम करते हैं, हमारी बहनों को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं और सभी का आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत में कभी भी अगला शब्द नहीं था। ये शब्द ही गलत है। भारत में अगला शब्द नहीं रहा। भारत में नारी सदा ही शक्ति का प्रतीक रही है। और भरोसा ना हो तो सनातन संस्कृति में थोड़ा सा अतीत में झांक के देख लीजिएगा। ये सारे शब्द बाद में आए हैं जिनमें हमने नारी को बेचारी बना दिया। हमारे बीच विराजमान CBLU भिवानी के NSS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जी, जिनके नेतृत्व में ये 7 दिवसीय राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी लेवल कैंप आयोजित किया जा रहा है। आपके चेहरों की मुस्कान बता रही है, आपकी तालियां बता रही है कि संजीव जी के नेतृत्व में ये कार्य बखूबी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। Am I right? हमारे लिए एक बड़ी समस्या की बात रहती है कि जब भी हम आयोजन स्थल देखते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि रोटेशन हो, एक जगह बार बार रिपीट ना हो। आयोजन चेंज होते रहने चाहिए, स्थल बदलते रहने चाहिए। और उस बदलाव का एक कारण है कि जगह में बदलाव होगा तो जहां भी कैंप लगेगा
तो उसके साथ उस क्षेत्र विशेष के अंदर एनएसएस का संदेश पहुंचेगा, समाज और राष्ट्र का संदेश पहुंचेगा। अच्छी बात यह रहती है कि आयोजन स्थल का जो लीडर है वो खुद आगे बढ़ के प्रयास करे कि हम लोग तैयार हैं, क्योंकि उससे ज्यादा ऊर्जा से काम होता है। एक बच्ची ने रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर कविता सुनाई थी। जब मैं वो कविता सुन रहा था मुझे किस्सा याद आ गया। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते किस्से बहुत है, भरे पड़े इतिहास में, और हम लोग जितना पढ़ते जाते हैं उतने किस्से ज्यादा याद आते जाते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे पहले सुन चुके हैं? अच्छा, अच्छी खासी संख्या है। एडवेंचर कैंप में कितने बच्चों ने सुना है मुझे? एडवेंचर कैंप में जाने वाले बच्चे कितने हैं जो यहाँ से एडवेंचर में गए हुए हैं? ओके। राष्ट्रीय एकता शिविर में गए हुए बच्चों की संख्या कितनी है? ओके। और ये कैंप यूनिवर्सिटी लेवल कैंप इससे पहले किसी ने लगाया कहीं भी? और कहाँ लगाया है भाई? अच्छा, हरिया मंडी लास्ट ईयर पवन जी के नेतृत्व में, पवन जी के महाविद्यालय में हुआ था। ओके, गुड। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कमाल की बात है, एक कमाल का तथ्य है, और वो तथ्य ये है कि रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा परिवार के लोगों के अलावा बाहर के लोगों की अगर हम बात करें तो मात्र 2 लोगों ने देखा था उनके जीवन काल में, मात्र 2 लोगों ने। ये अद्भुत बात है। और उन्हीं 2 में से एक उनका पीछा कर रहा था उनके बलिदान देने से पहले कि यस, शी इज रानी, कॉट हर। और रानी का साहस देखिए कि जब वो मंदिर के प्रांगण में पहुंचती है तो अपनी सेना के जवानों से कहती है कि मेरी लाश अंग्रेजों के हाथ नहीं आनी चाहिए। और होता भी यही है। जब अंग्रेज सारे सिपाही बलिदान दे देते हैं और अंग्रेज वहां तक पहुंचते हैं तो देखते हैं रानी जा चुकी है, उनका शरीर भी, उसका भी दाह संस्कार हो चुका है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, मनन का विषय है, मंथन का विषय है कि हम लोग क्या सीखते हैं। आप लोगों को पता हो, जिस वक्त भारत का विभाजन हो रहा था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हुआ था ना? और पाकिस्तान को आजादी कब मिली थी? 14 अगस्त को। क्यों आजाद किया गया था पाकिस्तान को? किसी को कारण पता हो? ताकि एक व्यक्ति 2 जगह उपस्थित रह सके। और भी कई कारण थे, कैलेंडर की तारीखों को याद भी रखना है, वगैरह वगैरह। मुख्य बात यह है कि जब विभाजन की बात हम करते हैं, मैं ये सारी बातें बाद में जहां पहुंचना वहां पहुंचाऊंगा। कभी अभी ये सोच लो बोला हिस्ट्री का लेक्चर वो तो हम कॉलेज में ही सुन लेते हैं, ये खान खान हिस्ट्री का लेक्चर क्यों दे रहा है? मैं वहां पहुंचा दूंगा आपको जहां पहुंचाना चाह रहा हूं। भारत के विभाजन के दोषी कौन लोग थे, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा विषय है वो, जिसकी रिसर्च आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। चाहे हम राम मनोहर लोहिया जी की गिल्टी मैन की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, हम इश्तियाक अहमद की बात करें, चाहे हम पंजाब ब्लडेड की। मुख्य बात जो थी, जब भारत का ये विभाजन हो रहा था, आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत का नक्शा कब आया? 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। नक्शा कब आया? 15 अगस्त से पहले आ गया होगा? आ गया होगा ना? बाद में थोड़ी आएगा, 15 अगस्त से तो पहले ही आएगा। कमाल की बात यह थी कि 15 अगस्त तक बॉर्डर एरियाज के लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग भारत में जा रहे हैं या पाकिस्तान में जा रहे हैं। और ऐसे बहुत एरियाज थे
जिनकी उम्मीद ये थी कि वो भारत में आएंगे वो चले गए पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान में जाने की उम्मीद थी वो भारत में। इस तरह की चीजें हुई। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस विभाजन की कितनी कीमत भारत ने अदा की। दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ, लगभग 2 करोड़ का। 2 करोड़ के आसपास की आबादी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। 1 करोड़ मरने वालों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो वो लगभग कहते हैं 20 लाख प्लस थी। अलग अलग सोर्सेज है, अलग अलग डेटा है। और अगर उन महिलाओं की बात की जाए जिनके साथ दरिंदगी की गई तो उनकी संख्या भी लाखों में। और पार्टीशन का जिम्मेदार एक व्यक्ति का मैं अंत बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने सोचा है कभी उसका अंत क्या हुआ? चल आप सभी के पास YouTube होगा, गूगल होगा, थोड़ा सा दृष्टिपात कर लिया करो। जिन्ना साहब को अंतिम क्षणों में मरने के लिए जब उनकी टीबी अपने पीक पर थी, जियारत भेज दिया गया। जियारत से जब वो वापस आते हैं कवेटा, और कवेटा के बाद जब वो आते हैं तो उनका एंड ऐसा होता है कि उनकी वैन एक जगह रुकी हुई खड़ी है, एम्बुलेंस जो है, और दोनों साइड उन लोगों के तंबू थे जिन लोगों का विभाजन के बाद विस्थापन हुआ और जो पाकिस्तान गए। और बीच में जिसकी गाड़ी खड़ी थी, एम्बुलेंस खड़ी थी, वो जिन्ना थी। और जिन्ना अपने अंतिम 4 घंटा वैसे तो 2-3 महीने, लेकिन 4 घंटा बड़ा तिल तिल करके गए। और वो व्यक्ति जो एक पूरे राष्ट्र का निर्माता था, नए राष्ट्र का निर्माता था, उसके लिए अंतिम क्षणों में ढंग की एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं थी। 15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है और वो व्यक्ति एम्बुलेंस में पड़ा है 3 घंटे से ज्यादा, और दूसरी एम्बुलेंस नहीं भेजी गई थी। ये उस व्यक्ति का अंतिम समय था। और डिटेल से जाना हो तो देखिएगा, इतिहास में बहुत डिटेल में लिखा है, और भी कई लेखकों ने लिखा है, ठीक है। और जिस वक्त जिन्ना लंदन से अपना मकान बेच के आता है, बंगलो बेच के आता है, तो वो कहता है कि मैं भारत में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। बार काउंसिल के लोगों ने उसको अंतिम समय में एक पार्टी दी थी वहां से, तो उसने अनऑफिशियल बताया कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ। मतलब एक प्लानिंग तो थी, और वो प्लानिंग क्या थी, वही एक मंथन वाली बात है। अब आप कहेंगे कि मैंने ये क्यों बताया आपको? पहले रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र किया, फिर ये पार्टीशन का जिक्र किया। अब अपने एनएसएस के लक्ष्य गीत पर आ जाइए। एनएसएस का लक्ष्य गीत आपको क्या कहता है? स्वयं सजे वसुंधरा संवार। हमें इस वसुंधरा को संवारना है, और जब वसुंधरा को संवारना है तो संवारने के लिए हम लोगों को तरह तरह के आभूषणों से अपने आप को सुसज्जित करना, अपने बच्चे का निर्माण करना। आप जब यहां आते हैं और जब यहां से आप वापस जाएंगे 7 दिनों के बाद, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर बदलाव को महसूस, आप अपने आप का स्वयं का आकलन करना कि मैं जब 7 दिन पहले आया या आई थी, उस वक्त मैं कैसा था या कैसी थी, और इन 7 दिनों में मुझे क्या सीखने को मिला, मेरे अंदर क्या नई चीज डेवलप हुई। आप महसूस करेंगे कि जो बच्चा स्टेज के ऊपर जाते हुए हिचकता है वो बोलना सीख जाता है। वो जिसके पांव कांप रहे होते हैं, हट जाता वो पाछे ने, वो सबसे बढ़िया डांस करता है बात 7 दिनों में, है ना। वो जो स्लोगन राइटिंग के वक्त आपका स्केच नहीं चल रहा था, वो बहुत अच्छी सी कलाकारी भी कर देता है, आपको पता लग जाता है। अभी वो जो बच्चे ग्रुप में डांस कर रहे थे, लक्ष्मीचंद की रागनी, वो जो बच्चा बीच में खड़ा था, उसके उस 5 मिनट के डांस के अंदर
मेरे पास रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर डल जाएगी थोड़ी बहुत देर में, या शाम तक या रात तक। उसके पहले 2 मिनट के चेहरे के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज नोट करना, और आखिरी के 2 मिनट के, और उस बदलाव को महसूस करना। वो जो बदलाव था, वो वही चीज कॉन्फिडेंस कहलाती है, और वही चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मेरी क्लास के लिए बैठे छोड़ के उसको, हैं? ठीक है, होता है ना। वो मैं एक सुनी होगी, मेरे मुंह से 2 लाइनें जरूर सुनाई होगी, है ना। खौफे आबों से गोगाए कयामत के लिए खोने को विदाई साथ जगाया न गया, शहरे दिल बड़ी नामुराद जगह थी, एक बार उजड़ा तो फिर बसाया न गया। बसाया न गया, बस याद हो रही। इससे पहले वाली हमारे पल्ले नहीं पड़ी। सर आज बता दो वो पहले वाली। या फिर वो मीर तकी मीर जो कहता है कि आज हमारा दिल तरसे है, कोई उधर से आवेगा, या कि नविस्ता उन हाथों का काफी धन तक लाएगा। महसूस कीजिए इन पंक्तियों को जो मीर तकी मीर लिखता है, या अन्य लेखकों ने उस वक्त लिखा है, कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सामान्य लाइनें नहीं है, बल्कि ये मैसेज है, ये संदेश है हमारी जागरूकता जो हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार ये चाहती है कि इसका एक एक बच्चा जो एनएसएस के माध्यम से निकले, उसके व्यक्तित्व में इतना निखार हो कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग से दिखे कि हाँ, ये बच्चा एनएसएस का। आप लोगों को लगेगा क्या जी ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। वर्तमान सरकार की अगर मैं बात करूं, प्यारे बच्चों, अभी डी ट्रस्ट में मुरथल में परसों युवा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी भी होंगे और साथ में केंद्र सरकार से भी कुछ लोग उपस्थित होंगे, अधिकारीगण। और कमाल की बात पता है क्या कहेंगे जी? एनएसएस वॉलंटियर्स को भेजें या एनसीसी कैडेट्स। क्यों भेजना है एनएसएस वॉलंटियर्स को? क्योंकि सरकार को भी पता है कि वो जो बच्चों का निर्माण का कार्य चल रहा है, वाकई वो बच्चे, उनका व्यक्तित्व विकास उस लेवल का हो रहा है कि वो बच्चे वाकई अनुशासित है और राष्ट्र और समाज में अपना बेहतर योगदान देते हैं। आज हरियाणा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय एकता शिविर लगा। हरियाणा सरकार ने आप ही बच्चों की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए एक और कार्य किया। पूरे देश भर में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय एकता शिविर लगाता है, 10। और 10 में से भी कमाल की बात है, स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई राष्ट्रीय एकता शिविर नहीं। हरियाणा एकमात्र वो राज्य है जो स्कूल के बच्चों के लिए भी राष्ट्रीय एकता शिविर लगाता है, और जिनका पूरा खर्चा हरियाणा सरकार देती है। यूनिवर्सिटी लेवल का जो ये आप देख रहे हैं, ये भी हरियाणा सरकार के खर्चे से है। और हरियाणा सरकार के आशीर्वाद से, हरियाणा सरकार के द्वारा जितना भी फंड दिया जाता है, उसके माध्यम से हरियाणा एकमात्र वो राज्य है पूरे देश में जो प्रत्येक लेवल का कैंप लगाता है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल के कैंप लगाते हैं, हम लोग स्टेट भी लगाते हैं, और हम लोग एडवेंचर कैंप भी लगाते हैं। आप लोगों को ये आपका दायित्व बनता है कि अब आप कोचिंग संस्थान, जहां पर आप हजारों रुपए देकर अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाने के लिए जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ वगैरह में, उनके चंगुल से निकलते हुए एनएसएस का फायदा उठाएं, इस तरह के शिविरों में जाएं और अपना स्वयं का व्यक्तित्व निर्माण करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। आप बोलना यहाँ सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में आती है, ग्रुप के साथ काम करने की भावना आप में आती है, नए नए बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन हो, नए लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन हो, वो भावना आपके अंदर आती है। समाज के क्या आवश्यकताएं हैं और आप उनमें क्या सहयोग दे सकते हैं, किस तरह से इन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, वो चीज़ आप यहाँ सीखते हैं एनएसएस के माध्यम से। आप सीखते हैं कि राष्ट्र के प्रति आपका क्या दायित्व है, सरकार आपके लिए क्या प्लान कर रही है और किस तरह की योजनाएं, और आप उनका किस तरह से फायदा उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एनएसएस के माध्यम से सीखते हैं। आपका पूरी तरह से ओरिएंटेशन। राजकुमार शाम को बैठा, देखिए आपकी एक फैमिली बन जाती है बाहर। हम सारे बैठे हुए थे और राजकुमार ने उस दिन बताना शुरू किया अपने बारे में कि मैं शाम को इतनी लंबी बात क्यों करता हूँ। बोले दिनेश, मैं नौकरी लग गया सरकार में।
एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, उस वक्त लेक्चरर होते थे। तो बोला लग गया। लगने के बाद घर वाले बोले भाई शादी करनी है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते देख ले। तो बोला मैं टालता रहा, लेकिन घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। तो बोला मैं एक दिन गया अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम में कुछ एक स्पेशल केस होते हैं। रूटीन में अनाथ आश्रम का ये रहता है कि 17-18 साल का हो गया बच्चा, अपने सक्षम हो गया, तो वो उसको समाज की ओर निकाल देते हैं ताकि वो अपने आप को संबल बनाए। तो मैं गया। देयर वाज ए गर्ल हु वाज ब्लाइंड, हु वाज मैच्योर। बोला मैं उसको लेके वहां से निकला, फेरे लिए और घर ले आया और घर वालों को कहा कि मैंने शादी कर ली है। किसके साथ? एक ब्लाइंड। और वो राजकुमार की मैं बात कर रहा हूँ। और ही वॉज वेरी हैंडसम पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति। लेकिन बोला क्योंकि मैं एज ए एनएसएस वॉलंटियर भी था और एनएसएस वॉलंटियर के बाद एनएसएस पीओ भी था, मैं अपने वो संस्कार कैसे छोड़ देता जो मुझे एनएसएस से मिले थे। नॉट मी बट इसलिए बोला मैंने किसी एक को सक्षम बनाया। मैं घर ले आया, शी नोज एवरीथिंग अबाउट द हाउस। बोले वो मेरे घर के बारे में हर एक चीज का उसको पता होता है। और बोला वो शाम को मेरे साथ आधा घंटे में बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा स्कूल गया नहीं गया, ईच एंड एवरीथिंग को बताती है। और वो बता के और फिर मैं रखता। तो प्यारे बच्चों, ये है एनएसएस जो आपको जीना सीखा। ये है वो एनएसएस जो आपको एक शानदार नागरिक बनाता। बहुत टाइम ले लिया है ना? ये बात मत कहिए। नो सर, क्योंकि मेरी कैपेसिटी बहुत है। मैं एनएसएस के किस्से सुनाने पर आ जाऊंगा, बहुत किस्से हैं मेरे पास, है ना? ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों कि आप संस्कारवान बने, आप संस्कारवान बने, आप राष्ट्र का निर्माण करें, आप समाज का निर्माण करें। आप ये देखें कि आप एनएसएस के माध्यम से क्या सीख सकते हैं। आप ये देखें कि आप नैरेटिव को दूर करें। आप ये देखें कि भारत कितना अमीर राष्ट्र रहा है। जितना आज भारत की इकोनॉमी है, इससे 40 गुना से ज़्यादा तो अंग्रेज लूट के ले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं वो कहाँ चली गई। धीरे धीरे नैरेटिव के जाल में फंस के आउट होती चली। हमें एक बार फिर से अपने राष्ट्र की उसी महानता को, उसी गौरव को हासिल करना है। और ये तभी संभव है जब हम एनएसएस को जिए। 2 लाइनों के साथ मैं बात खत्म करूंगा। वैसे तो आप लोगों में बहुत ताकत है, आप बहुत समृद्ध हैं, आप समझते हैं। और मैं बार बार अक्सर कहता हूं कि बेटा अपने आप को उस जगह रख के देखना जहां आज आपके माँ बाप हैं। आपको नजर आ जाएगा कि आपको करना क्या है। आपके जो माँ बाप हैं वो आपसे जो आज उम्मीदें कर रहे हैं, वही उम्मीद आपके अपने बच्चों से आप करेंगे 40-45 की एज में। और उस वक्त उन उम्मीदों को पूरा कैसे करवाएंगे अपने बच्चे से, आपको वही सोचना है। और जीवन का जो स्वर्णिम काल है वो इस वक्त है। इसके बाद ये समय दोबारा नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 लाइनें मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कहता है कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। कौन कहता है कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता है सूरमा अकेला। लंका पूरी जलाकर, रावण का दंभ मिटाकर आ गया था वापिस, हनुमान भी था अकेला, हनुमान भी था अकेला। आपने अपार क्षमताएं हैं, अपार संभावनाएं हैं इस राष्ट्र में। तो 2 लाइनें मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। और
आपके चेहरों की मुस्कान एक बार फिर से मुझे बता रही है कि वाकई कैंप अपने उद्देश्यों को सही तरीके से प्राप्त कर रहा है। एम आई राइट? ऊर्जा नहीं है तालियों में, ऐसा लग रहा है जैसा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं यही देख रहा था, यह जो गुड़िया है पीछे इतनी बार ताली बजवा दी कि आपका जो योगा वाला काम होता है वो तो घनासा इसने करवा रखा है तालियों के माध्यम से, क्योंकि तालियां सबसे बड़ी थेरेपी है। आपकी जितनी भी नसें हैं, जितनी भी वेन्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं हैंड से कनेक्टेड रहती है। इसलिए जब ताली बजाई जाती है तो उसके बड़े फायदे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैंप बहुत शानदार रहा। तो कैंप के इस शानदार आयोजन के लिए और इतना बड़ा बीड़ा उठाने के लिए, देखिए एक बात मान के चलिएगा, घर में शादी होती है 6 महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हैं आप। 200, 250, 300 बाराती आते हैं, खाना खाते हैं और खाने में 10 कमियां निकाल कर तुरंत निकल जाते हैं। मजा नहीं आया, छोरी का बापू बेचारा बावड़ा हो गया वो 6 महीने। सोच के देखिएगा। और आप जब एक शिविर में भाग लेने के लिए आते हैं तो 7 दिन रुकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कितनी ही तरह की व्यवस्था होती है। आप लोगों को बिजी भी रखना है, व्यस्त भी रखना है, तरह तरह की प्रतियोगिताओं में भी भाग दिलवाकर आप लोगों को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। तो इस कार्य के लिए मैं मैडम कामना कौशिक जी को और मोहनलाल जी को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बखूबी किया। इसके बाद मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस कॉलेज की, जो यहाँ आपके लिए लगी हुई है। और फिर उसके बाद मैं उन पीओज का भी बहुत आभारी हूँ जो अलग अलग स्थानों से आए हैं और आपके लिए कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर मैं इस टीम के वेस्ट कॉलेज के मुखिया संजय गोयल जी का भी बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि गोयल साहब ने आप लोगों को इतना अच्छा स्थान दिया, इतना अच्छा खाना प्रदान किया, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। तो संजय गोयल जी का भी बहुत आभार। और बिल्कुल लास्ट में मैं आभारी हूँ एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव जी का, जो आपके लिए लगे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा शिविर हो रहा है। कि सर आपने इतना शानदार आयोजन किया। और प्यारे बच्चों, अंत में मैं दिल से आभार करता हूँ आप सभी बच्चों का कि आप अलग अलग जगह से आए, फिर भी कोई कमी रह जाए कैंप के दौरान, इस कमी को यही छोड़ दें और सकारात्मक बातें यहाँ से लेके अपने गांव, शहर, कॉलेज तक जाएं। जो चीज़ें हो, अगर कहीं कुछ कमी रह जाए, छोटी मोटी 1-2 पैसे, वैसे मैं पूरा श्योर हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी रह जाए तो ठीक है। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करेंगे, ठीक है। पीछे पीछे गाएंगे पूरी ऊर्जा के साथ, नहीं तो देख लो आधा घंटा और लेक्चर पिला दूंगा। हाँ। देश हमें देता है सब कुछ, ये ऊर्जा नहीं चाहिए। ऊर्जा ऐसी चाहिए कि सड़क पर चलता हुआ साधन भी रुक जाए कि यार अंदर क्या हुआ, इतनी सारी आवाजें, क्या कोई बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है? 200 युवा हैं, 2000 युवाओं की आवाज आनी चाहिए। एक युवा 10-10 के जैसा तो होगा। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी, धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें,
कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जय हिंद, जय भारत।